नमस्कार दोस्तों, कथा कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ सुश्री उषा प्रेमवदा जी द्वारा रचित एक कहानी का नाम है कोई नहीं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। अक्षय को अपने ठीक सामने पा विस्मय भरा, अरे तुम भी हृदय की धड़कन में डूब गया। पहचाना नहीं? अक्षय ने हंसते हुए पूछा। मैंने बाएं हाथ की किताबें दाहिने हाथ से थामते हुए ऐसे स्वर में जो स्वाभाविक से कुछ मंद पड़ गया था कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना था तुम कहीं विदेश में थे। विदेश से लौट भी आते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी दृष्टि दूर भटक गई। पत्थर की बनी 70 साल की पुरानी इमारत, टावर की घड़ी, दूर दूर तक फैले लॉन और जरकंडा के वृक्ष जिनमें अभी कुछ दिन पहले तक फूल थे। क्या कर रही हूँ अक्षय? वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गए थे। मेरा मतलब वही हूँ जहाँ तुम्हारे जाने के पहले थी। वही घर, वही जगह, वही लोग? अक्षय ने पूछा। हाँ, वही घर, वही जगह, वही लोग, मैंने दोहराया। फिर मैं अचानक ही संभल गई। बहुत ही व्यवहारिक स्वर में मैंने पूछा, अभी तुम ठहरोगे अक्षय? अगर रुको तो आज शाम मेरे पास चाय पीना। मैं तो तुम्हें निमंत्रित करने वाला था, कुछ रुककर उसने कहा। तुम मिलोगी इसकी मुझे आशा न थी। इसके उत्तर में मुझसे क्या अपेक्षित है यह न जान पा मैं अक्षय की ओर ताकती रही। मेरी और अक्षय की आयु में थोड़ा ही अंतर रहा होगा। अक्षय अब एक सफल व्यक्ति है और मैं न जाने क्यों अक्षय से उसके लड़के बच्चों के बारे में न पूछ सकी। अच्छा तो आओगे ना? मैं इंतजार करूंगी, कहकर मैं चल पड़ी। पानी की टंकी के पास के आम बौर से ढक गए थे। क्यारियों में अभी भी सूखी बदरंगी पिटूनिया और हॉलीहॉक्स अपने धूल भरे चेहरे लिए मुझे देख रहे थे। कितना कुछ था अक्षय से पूछने को और मैं ऐसे भाग आई थी जैसे अक्षय की उपस्थिति मेरे लिए अचानक ही असह्य हो उठी हो। अपने कंपाउंड में घुसते हुए मैं अपने उस घर को आंखों से देख उठी। खपरैल का बड़ा सा बहुत ही पुराना बंगला, सड़क की ओर सहजन के पेड़ों की लंबी कतार और गुड़हल की बाड़। जहां लॉन होना चाहिए था वहां अब पीले फूलों से ढके भटकैया के कटीले पेड़ थे। मुझे वहां खड़े खड़े समय की गति का बोध हुआ। इन 7 वर्षों में हमारा घर और वीरान लगने लगा था। इस बीच ना तो कोई बारात यहाँ आकर रुकी थी, ना कोई नवजात शिशु रोया था। केवल मिसेस कुंवर पागल हो चुकी थी और सुमन श्री अरविंद आश्रम में चली गई थी। पहले उसके नियमित रूप से पत्र आते रहे थे और अब तो कभी उसकी बात भी नहीं होती थी। हम सबकी जिंदगी निर्बाध गति से चली जा रही थी। उसमें नन्ही सी हिलोर उठती जब पहली तारीख को हमें चेक मिलते। जब हमारी नौकरानियां पीली साड़ियां पहनकर आती तो हम चौंक कर याद करते कि वसंत का पर्व आ गया है। कुछ दिन बाद गर्द गुबार भरी हवा हमारी खिड़कियां और दरवाजे भड़बड़ाती हुई आगे निकल जाती और फिर उन लंबे उकताहट भरे दिनों का अंत करती
बरसात आ जाती। हमारी खपरेल की छत जगह जगह से टपकती और कीचड़ मिट्टी से अपनी साड़ियां बचाते हुए ऐसी ऋतु को कोसते हुए हम कॉलेज जाने लगते। ऐसे ही दिन बीतते रहे और हमारी आंखों की चमक फीकी पड़ती गई। हमारे काले बालों में कहीं कहीं सफ़ेद तार दिखने लगे और हमारे युवा हंसते हुए चेहरों पर न जाने कैसी रूखी रीति कठोर मुद्रा आकर जमकर बैठ गई। मैं आकर अपने कमरे की सफाई में जुट गई। शाम को जब अक्षय आया तब भी मैं उससे संतुष्ट ना हो पाई थी। कितने जाले हटाने थे, गर्द की कितनी तहें दूर करनी थी, अपने को सजाना था, चेहरे की झाइयाँ, बालों का रूखापन और एड़ियों की कलौंच साफ करनी थी। इन सब के बीच जब अक्षय आ गया, उसने सब ओर देखकर कहा, अब मुझे लग रहा है कि मैं घर आ गया हूँ। कुछ भी तो नहीं बदला है। अक्षय बात को ढांप तोल कर नहीं कहता। मेरे पास लौटकर उसे अच्छा लगा है और उसने सहज भाव से कह दिया है। अब यह मेरे ऊपर है कि उसे कैसे ग्रहण करूं। मैंने मेज पर खाद्य पदार्थों के ढेर लगा दिए। अक्षय हर एक चीज थोड़ी थोड़ी चखता है, मुस्कुराता है और मेरी ओर देखता है। मैंने कितने सालों बाद बिंदी लगाई है, हाथों में चूड़ियां डाली हैं। इस समय मैं कोटा की जालीदार साड़ी पहने हूँ जो कि कच्चे बैगनी रंग में रंगी हुई है। मैं अच्छी लग रही होंगी, यह भाव मेरे मन में गाढ़ा होता जा रहा है। मैं ढीले होकर कान पर झूल आए बाल पीछे कर अक्षय के प्याले में चाय छानती हूँ। अक्षय मुझे देखता है। बच्चे नहीं हैं हम, अक्षय और मैं। यौवन का प्रथम उल्लास हम पीछे छोड़ आए हैं। हम दोनों के आचरण में एक दूसरे की पूर्ण स्वीकृति है। हम दोनों के बीच कभी कोई दुराव न था। वही सहज ग्रहणीयता इस समय भी है। अक्षय के फॉरेन सर्विस में जाकर मुझे पीछे छोड़ देने की कटुता मेरे उन अनगिनत आंसुओं में डूब चुकी है। खुशी की एक छोटी सी लहर मुझे छू गई। मैं इस क्षण के प्रति कृतज्ञ थी क्योंकि अक्षय मेरे निकट था। नहीं, अक्षय को मैं अब प्यार नहीं करती। पिछले 7 वर्षों की जी हुई जिंदगी में वह प्यार धीरे धीरे मर चुका है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस जीवन को मैंने स्वीकार कर लिया है। अब चलें? अक्षय ने प्याला रखते हुए कहा। कहाँ? मैंने पूछा। कहीं भी। अक्षय उठ खड़ा हुआ। मैंने जूठे प्याले और तश्तरियां जल्दी जल्दी नल के नीचे रखी। बाकी सामान उठाकर जाली की अलमारी में रखती हुई मैं मुड़कर अक्षय से कहने लगी, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अक्षय मुस्कुराया। हर बात की अक्षय की अपनी विशिष्ट मुस्कान थी। 7 साल में जो कुछ भुला गया है वह एक शाम में कैसे याद किया जा सकता है। मैं दोनों हाथों से साड़ी की सिलवटें सीधी करती हूँ और फिर हम दोनों भटकैया के पेड़ों से बचते हुए निकल आते हैं। सड़क पर एक खाली रिक्शा गुजर रहा है। रिक्शे वाला हमें आशावान नेत्रों से देखता है। उसकी गति कुछ क्षणों को मंद होती है, फिर वह सीधी सड़क पर बढ़ता चला जाता है। रिक्शे में लगी रंग बिरंगी फिरकियां हवा में नाचती रहती हैं और सड़क पर गच्चा खाकर सारे घुंघरू एक साथ बज उठते हैं। हम दोनों यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। रेल की सीटी सन्नाटे को एकाएक चीर देती है। बिजली के तारों पर एक नीलकंठ बैठा है और प्रोफेसर नारायण के बरामदे में टंगे मिट्टी के गोल गमलों में मनी प्लांट की लंबी शाखाएं हिलती हैं। बाईं ओर हमारे कॉलेज की लाल बिल्डिंग है। पोर्टिको की मालती लता क्या हुई? अक्षय के प्रश्न पर मैं चौंक पड़ी।
बहुत घनी हो जाने के कारण कटवा दी गई। मैंने कहा, ओह व्हाट अ पिटी। अक्षय कहकर चुप हो गया। हमारे आगे सड़क बिखरी पड़ी है, निर्जन सुनसान सड़क। बरसों पहले के हमारे पदचाप क्या आज जाग सकेंगे? प्रोफेसर नारायण की छत के पीछे से उगता चांद और हिना की खुशबू, लाल इमारत वाला हमारा कॉलेज और पान वाले की दुकान के रेडियो से आते संगीत के स्वर, और इन सब के ऊपर यूनिवर्सिटी की घड़ी के घंटों की मीठी अनुगूंज। यह सब मुझे फिर क्यों याद आ गया है? आओ अंदर से चलें, अक्षय ने कहा। मैं चुपचाप उसके साथ मुड़ गई। अक्षय एक जगह रुका। यहाँ का गेट बंद कर दिया गया है अक्षय। लड़कियां हॉस्टल से बिना पूछे चली जाती थीं। हमें मेन गेट से जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की मीनारें और गुंबद छूती हुई शाम उतर रही है। अंग्रेजी विभाग के ऊपर एक चमकीला तारा है और आसपास लगे अनारों के पेड़ों में नए नए फूल। मैं अक्षय को देखती हूँ। शायद उसने भी अनार के फूलों को देखा है। तुम्हें याद है नमिता? मैं कहती हूँ। न जाने क्यों कंठ में एक बगुला सा आकर टिका हुआ है। इन पिछले 7 वर्षों में मुझे कभी ऐसी भावना नहीं हुई। कितनी बार इस सड़क से गुजरी हूँ, पर अंग्रेजी विभाग के ऊपर चमकते तारे को देख कभी आंखें गीली नहीं हुई। सुनसान पड़ी यूनिवर्सिटी में अपूर्व शांति है। इस समय एक विचित्र सा विचार मन में आता है। कितने आकुल चरण इन राहों में भटके होंगे, कितना हर्ष और विषाद, आंसू और फूल, शब्द प्यार के और भूल जाने के आग्रह। कितनी चीजों की साक्षी होंगी यह दीवारें। तुम यहाँ कब तक हो अक्षय? मैंने पूछा। बस एक दिन, अक्षय गंभीर है। कुछ काम था? नहीं, दिल्ली जा रहा था। जब स्टेशन रास्ते में पड़ा तो रहा न गया, उतर पड़ा। सोचा कि एक दिन रुककर उन सब जगहों को एक बार फिर देख लूं जो मुझे अब तक हॉन्ट करती हैं। तुम यहाँ होगी मैंने यह आशा भी न की थी। सोचता था कि तुम्हारा विवाह हो गया होगा और तुम अब एक पक्की गृहस्थिन बन चुकी होगी। तुमसे कभी अकस्मात मिलूंगा यह कल्पना तो मैंने बहुत बार की थी, पर इन सब के मध्य तुम वैसी ही होगी यह नहीं सोच पाया था। अच्छा नमिता, एक बात पूछूं, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? पता नहीं क्यों। मैं इसका उत्तर देती हुई अपने अंदर की गहराइयों में डूब जाती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद 2-3 साल तो मैं ऐसे ही बेजान सुन्न सी पड़ी रही। फिर पाया कि धीरे धीरे सारे समवयस्कों की शादी हो गई है। मेरे लिए कौन बैठा रहता? ऐसा था ही कौन? और फिर बस ऐसे ही जीवन बीत गया। मेरे स्वर में न तलखी है न शिकायत। रिक्तता का जो सागर मेरे अंदर है वह कभी सूख सकेगा यह अकल्पनीय लगता है। रुपया काफी जमा हो जाने पर एक मकान बनवा लूंगी। बुढ़ापा उससे कट जाएगा। मैं सहज भाव से फिर कहती हूँ। रुककर अक्षय देर तक मेरी आंखों में क्या देखता है? उसके चेहरे पर चिन्हा सा भाव है, पर मैं उसे पहचानूंगी नहीं। अब हम लाइब्रेरी के पास आ गए हैं। कुंद की लताएं सफेद फूलों से भरी हैं। मैं एक फूल बालों में खोस लेती हूँ। अक्षय किसी गहरे विचार में डूबा हुआ है और हम दोनों देर तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। फिर छोटी सी मुस्कान मेरे होठों को छू गई। हम प्रगाढ़ प्रेमियों का 7 वर्ष बाद यह कैसा मिलन है? अक्षय से मैं क्या क्या पूछना चाहती थी, पर चुप हूँ।
शब्द वह सेतु हैं जिन्हें हम मौन के सागर पर बांधते हैं। मैं उसे तोड़ना नहीं चाहती। यदि यह क्षण फूल होते तो मैं उन्हें बटोर कर रख लेती। सूखने पर भी वह हाथ से तो छुए जा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि अक्षय के चले जाने के बाद मुझे फिर उसे नए सिरे से खो देने का दुख होगा। उन अनाहूत आंसुओं और निद्राहीन रातों की स्मृति मैं पीछे ठेल देती हूँ और अक्षय की ओर मुस्कुरा कर देखती हूँ। अभी तो मेरे माथे पर लाल बिंदी है और बालों में कुंद का फूल। यदि हाथ बढ़ाऊं तो घने रों से ढकी अक्षय की बाहें छू भी सकती हूँ। दाहिनी ओर हॉस्टल की रेलिंग पर कुछ तौलिए सूख रहे हैं और नीचे कोर्ट में तेज बल्बों के प्रकाश में बैडमिंटन का खेल जोर से चल रहा है। हम लोग अब यूनिवर्सिटी रोड पर निकल आए हैं। जगमग करते हुए रेस्टोरेंट जिनमें जूक बॉक्स पर रिकॉर्ड बजते हैं और कॉफ़ी के प्यालों पर साहित्य, राजनीति और सेक्स की बातें होती हैं। मैंने तुम्हें कोपेनहेगन से पिक्चर पोस्टकार्ड भेजे थे, अक्षय ने कहा। हाँ, मुझे याद है। उस पर हैंस एंडरसन की कहानी वाली जलपरी की तस्वीर थी और तुम्हारा लेक डिस्ट्रिक्ट से भेजा हुआ कार्ड भी मिला था और नायग्रा फॉल्स का भी। मैंने कई बार सोचा कि उत्तर में तुम्हें यहाँ की कुछ तस्वीरें भेजूं। संगम का सूर्यास्त, अपने कंपाउंड में उगे भटकैया के फूल। मगर फिर मिसेस कुंवर पागल हो गई और बात मेरे ध्यान से उतर गई। मैं एक लंबी सांस लेती हूँ। पुअर थिंग, अक्षय ने कहा। अच्छा अक्षय, अगर कभी मैं पागल हो जाऊं तो? मैं अकस्मात प्रश्न करती हूँ। अक्षय ने अचानक ही मेरी दाहिनी हथेली पकड़कर दबा दी। मैं झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती हूँ। भीड़ भरी यूनिवर्सिटी रोड पर अक्षय की मुस्कान में बड़ा निजत्व है, पर मुझे रोष सा है कि अक्षय ने मुझे क्यों छुआ। मैं होठों को सिकोड़ती हुई दूसरी ओर देखने लगी। हंसते हुए अक्षय ने कहा, ऐसा न करो नमिता, तुम काफी अगली लगती हो। ना ना, अक्षय की हंसी मुझे अपनी ओर न खींच पाएगी। मैं एक कगार पर खड़ी हूँ। तनिक सा भी झटका मुझे नीचे अथाह जल में गिरा देगा और इस बार मैं उससे न उबर पाऊंगी। मैं अगली तो हूँ ही, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मुझे ऐसा लगा कि अक्षय ने देर तक मेरी ओर देखा है। मैं जानती हूँ कि मैं कुरूप नहीं हूँ। अब हम दोनों साइंस फैकल्टी में आ गए और घास पर बैठ गए। यहाँ बैठकर लगा कि चांद काफी देर पहले निकल आया होगा। लॉन पर दूर तक पीली झरी हुई पत्तियां बिखरी थीं। चांदनी में डोम के टाइल्स बेहतर चमकने लगे। स्टेडियम खाली आंखों से हमें देखते रहे। यहाँ अब भी क्रिकेट होता है? अक्षय ने पूछा। अपने समय में अक्षय क्रिकेट टीम का कैप्टन था। सब कुछ वैसा ही चला जा रहा है अक्षय। इतनी भीड़ में कौन कहाँ खो गया, इसका लेखा जोखा कौन रखे? तुम भी नहीं रखती? नहीं, अब मैं भी नहीं रखती। साल के साल बीतते चले जाते हैं। स्पोर्ट्स, कॉन्वोकेशन, इम्तहान, छुट्टियाँ, सभी नियमित रूप से होता रहता है। नोट्स पीले पड़ जाते हैं, फिर भी हम वही पढ़ाए चले जाते हैं। इस जीवन में कोई गति नहीं बची। हॉस्टल से कभी कोई लड़की भाग गई, किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली, किसी अध्यापक को लेकर कोई स्कैंडल हो गया। यही हमारी जिंदगी के हाइलाइट्स बचे हैं। मैं बाहों से घुटनों को घेर लेती हूँ। मेरी आंखें कभी अक्षय, कभी चांदनी में चमकते डोम पर चली जाती है। सभी कुछ बड़ा अपरिचित सा लगता है, फिर भी मेरे लिए यह सभी सुंदर है। अब भी देश विदेश में घूमकर भी मैं इन सब को नहीं भूल पाया।
अक्षय का स्वर अनजान रास्तों पर भटक गया। मेरे बालों में लगा कुंद का फूल नीचे घास पर गिर जाता है। मैं उसे उठाकर अपने होठों पर रख लेती हूँ और फिर अक्षय कहता है, मैं सुनती हूँ। चुप, निश्चल बैठी हुई। मुझे यह सब रात्रि के पिछले पहर देखा गया स्वप्न सा लगता है। अक्षय मुझे उन जगहों के बारे में बताता है जहाँ जहाँ वह रह चुका है। वह अपनी नौकरी की समस्याएं डिस्कस करता है और अंत में वह उस ऑस्ट्रियन युवती के बारे में भी बताता है जिससे वह विवाह करना चाहता था, पर फॉरेन सर्विस के नियम के कारण उसे छोड़कर आना पड़ा। अब अक्षय ने एक जनरल की बेटी से विवाह कर लिया है जो बहुत अच्छे डिनर सर्व करती है, जिसे स्कॉच के अनगिनत पैग पीकर भी नशा नहीं चढ़ता और जो कि फर्राटे से फ्रेंच बोलती है। मैं अक्षय की पत्नी की कल्पना करती हूँ, पर मेरे आगे वह अपरिचित ऑस्ट्रियन लड़की आ खड़ी होती है जिसे अक्षय छोड़कर चला आया था। बातें करते करते अक्षय घड़ी की ओर देखता है। उसे 11:30 बजे वापस जाना है और अक्षय अब चुप है। उसे शायद आशा है कि मैं भी उससे अपने सुख दुख की बातें कहूंगी। तार पर फैली साड़ी समेटकर अपनी फैला देने पर मिसेस धर और कांता के झगड़े, नजर बचाकर किसी और की चीनी दानी से अपने डिब्बे में मालती का चीनी उड़ेल लेना, शाम से शारदा और मिसेस धर का अपना कमरा बंद कर लेना, सारे दिन काम कर शाम को रो लेना और रात में अपनी चारपाइयों पर बैठ पासबुक खोलकर दिन प्रतिदिन बढ़ता धन देखना। क्या उसे मैं यही सब बताती? मैं अक्षय की ओर देखकर मुस्कुराती हूँ, चुप रहती हूँ। किसी और के लिए अपना एक भटकी स्मृति बनकर रह जाने का यह संवेदन विचित्र सा है। मुझे अक्षय से कुछ नहीं कहना है। वह पूछे अनपूछे प्रश्न मेरे होठों के पीछे निस्पंद पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं चांदनी में घुलती जाऊं और फिर मैं न रहूं। अक्षय के सामीप्य का बोध, दुख, दर्द, तलखी, शिकायतें, एक्सप्लेनेशंस, रिक्तता, मेरे व्यक्तित्व के यह सारे तीखे कगार चांदनी के हाथों द्वारा चिकने कर दिए जाएं और फूल सा हल्कापन मेरे ऊपर छा जाए। मैं अक्षय के पास बैठी उसे उत्सुक आकुल आंखों से ताकती कच्चे बैगनी रंग की साड़ी पहने नमिता को देखूं और इस बात पर हैरत करूं कि उसने किन अलक्ष्य गांठों में अपने को कस रखा है। अक्षय, तुम मेरे कोई नहीं हो, मैं उससे कहना चाहती हूँ। और हम दोनों उठ खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ बैठे बैठे बहुत समय बीत गया है और अक्षय को वापस भी जाना है। हम लोग यूनिवर्सिटी बहुत पीछे छोड़ आए हैं। टीबी अस्पताल की बत्तियां दूर से चमकती हैं। पुल पर अंधेरा है। नीचे रेल की पटरी पर कोई ट्रेन निकल जाती है और ऊपर खड़े हम उसकी धमक महसूस करते हैं। मैं आंखें फैलाए उस अंधेरे में न जाने क्या देख रही हूँ। गंगा सूख गई है और दूर दूर तक बालू चांदनी में चमक रही है। नमिता, अक्षय कहता है। नमिता, तुम कैसी हो गई हो? ठंडी, बेजान। अक्षय के स्वर में थोड़ी उलझन, थोड़े दुख की खनक है। अंधेरे में मेरी टेढ़ी सी मुस्कान अक्षय को नहीं दिखेगी। जब बसंत आता है तो तुम्हारे कंपाउंड में नींबू के फूलों की महक मंडराती होगी। पता नहीं अक्षय। और फिर बरसात में झरझर पानी बरसता होगा और तुम्हारे गेट पर लगी सावनी गुलाबी फूलों से भर जाती होगी। पता नहीं।
आसमान के कच्चे गड्ढों में कुमुद खिलते होंगे और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गंधराज गमकते होंगे। तुम रो रही हो नमिता? नहीं अक्षय, मैं धम से पुल के पास पड़े पत्थर पर बैठ जाती हूँ। हम दोनों बच्चे हैं, भटक गए हैं, दो शिशु डरे हुए, अंधेरे में सिसकते हुए। अपने कमरे में लेटी हुई मैं रेल की सीटी सुनती हूँ। अक्षय इसी ट्रेन में जा रहा होगा। मैं करवट ले बिस्तर पर औंधी हो जाती हूँ। भटकैया के वे सारे कांटे जैसे एक साथ ही मेरे शरीर में चुभ उठते हैं। दोस्तों, उषा प्रेमवदा जी द्वारा लिखी इस अधूरी मोहब्बत की कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही खूबसूरत कहानी और कुछ और ऐसे ही दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखिका या प्रस्तुति से संबंधित अपने कोई भी विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।